दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत दिनों तक ट्रेंड किया था। ये हाइड्रोफोबिया से ग्रसित लड़का है जो अपनी बीमारी से लड़ रहा है। पेट पालते समय आप इन सभी बातों का ज़रूरी रूप से ध्यान रखें। एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर सुनें। लोगों की मौत का कारण बनती है और आपको मानना चाहिए और समझना चाहिए कि उस 50 से 70 हज़ार लोगों की जो डेथ होती है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के होते हैं। ये कौन सी बीमारी है? रेबीज़, एक ऐसी बीमारी जिसके लिए कहा जाता है कि उसका इलाज अभी भी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और उसका एक बार अगर डायग्नोसिस बन गया तो सिर्फ और सिर्फ उसका जो जवाब है वो मौत है। ऐसी बीमारी जो कि हर रोज़ अराउंड 70 से 100 लोगों के मौत का कारण बनती है, उसके बारे में आपको और मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आने का मेन कारण सिर्फ और सिर्फ पालतू प्यारे कुत्ते हैं जिनसे शायद हम लोग हर रोज़ इंटरेक्ट करते हैं अगर वो हमारे पेट हैं। क्या इस बीमारी का रोकथाम है? इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ करना चाहिए, इस बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर उमेश भारती फ्रॉम शिमला। डॉक्टर उमेश भारती सर MBBS किया है IGMC शिमला से और इसी साल जनवरी 2019 में उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे एक्सपेरिमेंट से रिसर्च करके रेबीज़ पे रिसर्च किया है जहाँ पे 35,000 रुपये का ट्रीटमेंट अब सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये में दिया जा सकता है। उन्होंने WHO की पॉलिसी को बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि डॉक्टर उमेश हमारे साथ हैं। वेलकम सर। थैंक यू। डॉक्टर उमेश के साथ हमारे साथ हैं आज इस डिस्कशन पे जाने माने यूरोलॉजिस्ट अपोलो सिकंदराबाद के, जो कि इस बारे में हमको अपनी राय देंगे कि पालतू कुत्ते रखना कितना ज़रूरी है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन हर एक चीज़ के साथ विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कुत्तों को रखना और उसके साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको समझना होगा। हमारे साथ है जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्माकर। वेलकम सर। ये 50,000 से 70,000 डेथ्स रेबीज़, क्या ये इतनी भयंकर बीमारी है जो कि ऐसी तरीके से फैल रही है? आपके क्या विश्वास है, आपका क्या नॉलेज है इस बारे में साहब? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जो डेथ्स हैं ये अंडर एस्टिमेट है। दे मे बी मोर बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग and similarly human beings are also expanding, so the dog and human interaction that is increasing day by day। मतलब जो डॉग्स की पॉपुलेशन है बढ़ रही है और हमारी अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और दोनों की इंटरेक्शन भी बढ़ रही है, इसलिए जो बाइट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं जितना एस्टिमेट है और डेथ भी जो 50,000 हम एस्टिमेट करते हैं उससे ज़्यादा है। तो डेथ बहुत ज़्यादा है। तो ये फिर और चौंकाने वाले और बल्कि हमको संभल कर रहने वाली बात है कि जो नंबर्स गूगल में दिए हुए हैं वो शायद काफ़ी कम है। तो ये इसके रिलेटेड जो हम लोग कहते हैं कि रेबीज़ होता है वो कुत्ते के काटने से ही होता है, तो सिर्फ वो जब दांत से काटे तभी होता है कि अगर वो उसके हाथ से पाँव से भी हो, क्योंकि उसमें सलाइवा तो लगा ही नहीं होता, ऐसा क्या चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्क्रैचेज हैं चाहे वो पंजों से भी हों, तो कुत्ते लिक करते रहते हैं, उसको चाटते रहते हैं, तो वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो पाँव से भी, जो इवन पिछले पाँव से भी डॉग के पिछले पाँव जो हैं उससे भी लोगों को रेबीज हुई स्क्रैच से। अच्छा, तो चाहे वो दांत से काटा हो चाहे पाँव से वो नाखूनों से काटा हो, लेकिन फिर भी रेबीज हो सकती है। और अगर एक नॉर्मल से जख्म के ऊपर बड़े प्यार से वो जो अपने पेट बच्चे वो कुत्ते होते हैं वो अगर लिक करें तो उससे भी रेबीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो हमारे घर के बच्चे जो पेट डॉग्स होते हैं उनको तो हम लोग वैक्सीनेटेड कराते हैं। पद्माकर सर, आपकी क्या राय है? हम लोग रेगुलरली, अब देखो वैक्सीनेशन ऐसी चीज़ है तो 100% प्रोटेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसा अपन 100% प्रोटेक्शन समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो वाइट हेपेटाइटिस और टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, वायरस भी अपना रूप बदलता रहता है। ऐसे नहीं कि ये कि बस 10 साल तक चलते हैं, बट ज़रूरी है कि मेरे ख्याल से 70 to 80% तक, अगर डॉक्टर साहब मानते हैं कि होंगे 70-80% तक तो मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन मिलती है। बस आप ये कह रहे हैं कि जो हम पालतू कुत्तों को वैक्सीन का टीका लगाते हैं वो 100% उनको वो इम्यून नहीं करता है, एंटीबॉडी जनरेट नहीं करता? देखिए, ये कुत्ता है वो एक तरह से कैरियर भी है, तो इसलिए वो इनहेरेंटली रेजिस्टेंट
है, उसके लिए वो उनके अंदर ही एक रेजिस्टेंस पहले से ही है। तो इसलिए वो जो खास करके रेबीज के लिए 70 to 80% वैक्सीनेशन इफेक्टिव होती है। तो जो 20% नहीं होती, दैट इज ए बिग रिस्क। मीन एवरी टाइम जब पालतू कुत्ता काटेगा तो 20% चांस तो रहेंगे ही कि फिर भी रहेंगे और लोगों को हुई भी है। ओहो, एक लेडी डॉक्टर भी की डेथ भी चाइना में इस वजह से हुई है। उसके अपने पालतू कुत्ते ने उसको काटा और उसकी वजह प्रेग्नेंट, उसने सोचा मैंने क्यों वैक्सीनेशन लूं, तब तो शी डाइड आफ्टर 1 मंथ। आज देखिए बहुत ही अच्छी बात हमारे डॉक्टर साहब ने आज हमको बताई है कि पालतू कुत्ता है, उसके काटने से इवन अगर आपने उसको वैक्सीन लगाया है तो भी आपको रेबीज हो सकती है, उसका 20% पॉसिबिलिटीज है। और जो स्ट्रे डॉग काटने का चांसेस कितना ज़्यादा होता है? नहीं देखिए, स्ट्रे डॉग को तो वैसे तो हम कोई यदि हिस्ट्री ये है कि स्ट्रे डॉग ने काटा तो हम उसको 100% मानते हैं कि वो रेबिड हो सकता है। लेकिन फिर भी जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें 50% डॉग्स जो हैं वो प्रोटेक्शन उनको नहीं आई वैक्सीनेशन के बावजूद। तो अगर एक बार कुत्ता काटेगा तो क्या उसका प्रोटोकॉल करना चाहिए? कोई भी एक हमारा अमूमन दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहा है वो कहता है सर मेरे को छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, क्या ये रेबीज सिर्फ कुत्ते से फैलती है या और कोई भी जानवर, जैसे कि आप कहते हैं वो कैट के बाइट से, नहीं तो चूहे के बाइट से, नहीं तो बंदर या वो बैट से भी हो सकता है? इससे भी होता है। इंडिया में 95% से 97% जो है वो कुत्ते काटने से, ओके, और उसके बाद है बिल्ली के काटने से, उसके बाद हमारे यहाँ मंगूज होते हैं गांव में, मंगूज के काटने से, मंकी के काटने से, एंड अभी रिपोर्ट एक आई है जिसमें गिलहरी के काटने से भी रेबीज हुई। गिलहरी से तो जितने मैमल्स हैं, जितने वार्म ब्लडेड जितने मैमल्स हैं, कोई भी काटे, गाय भैंस घोड़ा, तो एक लॉयन के काटने से भी हुई। तो इस तरह के जो मैमल्स हैं उन किसी के भी काटने से रेबीज हो सकती है। दैट इज देयर पोटेंशियल सोर्स ऑफ रेबीज। नो, मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन को, क्योंकि जब इतने काटने की बात आ गई है एंड क्योंकि रेबीज के पेशेंट को ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह नहीं लेते हैं, तो एक रेबिड पेशेंट के काटने से भी ये स्प्रेड होता है, क्या ये बात है? देखिए, मतलब थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी किसी आदमी को रेबीज हुई, उसने किसी दूसरे को काटा भी है, तो कभी ऐसा केस आया नहीं है कि उसको रेबीज हो गई। अच्छा, दैट इज बट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए हम नियर एंड ईयर्स को जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, सबको लगाने की जरूरत है। अच्छा, सो अगर एक बार किसी बच्चे का, किसी को भी कोई कुत्ता काट ले तो क्या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमारी माएँ और बहनें जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनको जागरूक करने के लिए मैं चाहता हूँ आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले घर में यदि कोई डॉग बाइट हो गया या स्क्रैच भी हो गया, हमारे खरोंच भी लगी है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। खरोंच से भी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, और उसको अच्छी तरह से नलके के नीचे प्रेशर से पानी से धोएं और उसको साबुन से धोएं और कोई भी एंटीसेप्टिक लगाएं और हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे 2 तरह के इंजेक्शन लगेंगे। एक तो वैक्सीन लगेगी और एक जहाँ कटा है वहाँ पे एक इंजेक्शन लगेगा जिसको हम कहते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इस 2 तरह के इंजेक्शन लगेंगे, दैट इज द प्रोटेक्शन। अच्छा, तो उसमें आप 2 बता रहे हैं, एक रेबीज का वैक्सीन बता रहे हैं और एक इम्यूनोग्लोबुलिन बता रहे हैं, ये 2 वैक्सीन, 2 चीजें बता रहे हैं, 2 इंजेक्शन। तो ये जो रेबीज का वैक्सीन है, अगर एक बार कुत्ते ने काटा वो किसका क्या कितना लगने चाहिए? क्योंकि हम लोग को तो पुरानी साहब पेट में लगते थे वो इंजेक्शन, 7 इंजेक्शन थे, अभी का क्या चीज़ है? नहीं, अभी पेट में नहीं लगते, अब जो सेल कल्चर वैक्सीन आई हैं तो उसमें जो हम 2 तरह से लगते हैं ये वैक्सीन के इंजेक्शन भी, एक इंट्राडर्मल और एक इंट्रामस्कुलर। तो जो इंट्राडर्मल का शेड्यूल है वो 3 ही इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि इंट्राडर्मल इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रामस्कुलर। मतलब 037 0 मतलब जिस दिन काटा, जिस दिन इंजेक्शन पहला लगा, पहला इंजेक्शन जिस दिन लगा वो 0 डे है। 0 तो 0 उसका तीसरे दिन, उसका 7वें दिन। लेकिन जो क्योंकि इंट्राडर्मल इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रामस्कुलर, सो इंट्रामस्कुलर एक एडिशनल डोज लगाना पड़ता है 14 दिन पे, 14 और 28। और ये टेक्निक ही डॉक्टर उमेश साहब ने काफ़ी प्रचलित करने की कोशिश करी है, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी लोगों के बीच एक आइडिया है कि IM लगाने की प्रचलन चली आ रही है। इंट्राडर्मल थोड़ा सा कठिन होता है इनएक्सपीरियंस आदमी के लिए, क्योंकि वो तुरंत बता सकते हो आप कैसे? हाँ जी, कैसा? नहीं, उसमें उसका तरीका तो ये है कि जैसे हम 0.1 ml इंसुलिन सिरिंज में लेते हैं, 0.1 ml 4 यूनिट, तो हम उसमें इंसुलिन सिरिंज में 8 यूनिट तक लेते हैं, और फिर स्किन को या डेल्टोइड स्किन को स्ट्रेच करके फिर उसको हम बिल्कुल पैरेलल डाल दें। तो जैसे ही हम उसको इंजेक्ट करेंगे स्किन में तो रेजिस्टेंस, बबल्स दिखने चाहिए, हाँ, वो उसका ब्लेब बनेगा, और ब्लेब नहीं बनता है तो इसका मतलब वो गई नहीं अंदर, तो कहीं और चलेगी, तो उसको दोबारा से वहीं लगाओ, देना पड़ता है, दोबारा से देना पड़ता है। एंड इसे जो यूजुअली हम लोग मैंटू टेस्ट करते हैं ट्यूबरकुलिन का, वो बिल्कुल सेम थिंग उसी तरीके का है, तो ये डेल्टॉइड में किया जाता है। इसके 3 डोजेस लगते हैं। 037। तो इन 3 के साथ साथ आप कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहे थे, क्योंकि वो तो थोड़ा कॉस्टली चीज होता है,
मुझको कोई बता रहा था 25 से 30 हजार रुपए का इंजेक्शन किसी जमाने में लगता था। कॉस्टली होता है क्योंकि वो या दो तरह से बनता है, या ह्यूमन ब्लड से या हॉर्स ब्लड से। तो क्योंकि ब्लड से बनता है इसलिए बड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन अब इम्यूनोग्लोबुलिन की जो नया तरीका है उसमें सिर्फ हम घाव में लगाते हैं। हाँ, तो सिर्फ जहाँ काटा है वहीं वायरस है, तो वो जब हम लगाएंगे रेडीमेड एंटीबॉडी तो वो उसी वायरस को उसी वक्त न्यूट्रलाइज कर देगा इमीडिएटली। तो हम उतना ही लगाते हैं जितना कि जो घाव का सरफेस है वो पूरा कवर हो जाए। अच्छा। ताकि जो सरफेस में कहीं भी वायरस होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो कई बार तो सिर्फ 2 ही बूंदें लगानी पड़ती है, मानो लाखों ने लगाया है बंदर का, तो इट वुड रिक्वायर ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज इनफ। बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस सरफेस कवर हो गया तो दैट दोज ड्रॉप्स वुड न्यूट्रलाइज द एनी अमाउंट ऑफ मैं वायरस। चाह रहा हूँ कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग देख रहे हैं वो जाने, तो जितना लंबा घाव है वहाँ पे पूरा लगाना है या कि सिर्फ उसी के आसपास लगाना, कैसे नहीं नहीं, इसको? जितना यदि स्क्रैच लंबा है हाँ। तो वो सारा कवर होना चाहिए, तो बार बार लगाना पड़ेगा उसको। तो हम इंसुलिन सिरिंजेस को बार बार उसको पूरा सरफेस कवर करते हैं। यदि डीप बूंद है तो उसको 2 ml सिरिंज से लगाएंगे ताकि पूरा सरफेस जो है टिल डेप्थ घाव की गहराई तक जो है वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए, सरफेस पूरा सरफेस कवर हो जाए। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, और यही एक चीज है जिसका योगदान के लिए भारत सरकार ने WHO की रिकमेंडेशन में हमारे उमेश सर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। क्योंकि किसी ज़माने में ये इंजेक्शन है जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बताया 25 से 35 हज़ार होती थी, क्योंकि थोड़ा तो वूंड के पास आधा लगाना पड़ता था, थोड़ा IM लगाना पड़ता था, एंड काफ़ी कॉस्टली है। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको एक पेशेंट को लगाया था, तो एक इंजेक्शन है उसका 4-5 हज़ार रुपये का आता है, तो वो 8-9 या 5-6 लगाने पड़ते थे। लेकिन अब वो जो 35 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट है वो सिर्फ 350 रुपये के आसपास में हो जाता है काम। सो दैट इज़ अ वेरी गुड नॉलेज सर। बट ये हर किसी को इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना ज़रूरी है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। एक्चुअली क्या है कि जब कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि घाव गहरा है, खून निकला है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना वो ठीक है। लेकिन कई बार स्क्रैच होता है और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएं या ना लगाएं। तो उसने हमारे एक नया तरीका निकाला है, उसको कहते हैं हम स्पिरिट टेस्ट। तो जो स्पिरिट स्वैब हम लगाएंगे, यदि टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है तो इसका मतलब नर्व्स जो है, एंडिंग जो है वो ओपन है, दैट मीन द वुंड इज देयर, स्किन इज ब्रोकन। सो हम स्क्रैच में चाहे ब्लड ना भी निकला हो, भी इंजेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा, बिकॉज स्क्रैचिंग से भी कई लोगों की डेथ हुई है। उमेश सर, आपने एक चीज बता रहे, अभी तक हम लोग स्क्रैच लगने में या कुछ जख्म होने पे हम लोग वैक्सीन देते थे, प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर। लेकिन हर किसी को जब तक कि हमको श्योर ना हो कि बुरा वुंड है या अनप्रोवोक्ड बाइट है, तब तक हम इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते थे। आप कह रहे हैं कि हर एक पेशेंट को वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देनी चाहिए अगर स्पिरिट टेस्ट पॉजिटिव हो, ऐसी बात है? यदि स्पिरिट टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन स्किन इज ब्रोकन, दैट मीन वायरस कैन एंटर, सो मे हैव एंटर्ड, दैट आल्सो। सो भी उसमें हमें वैक्सीन भी देनी है और जो स्क्रैचेस में इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी है। ओके, सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में दोनों ही चीजें देनी आज आपके हिसाब से एक मस्ट है। एंड इसी तरीके से सर के योगदान से आज हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश बना है जहां पे पिछले साल रेबीज की जो डेथ है वो 0 रही है। इज दैट करेक्ट? एक डेथ हुई है, वो हॉस्पिटल नहीं जाने की। हाँ, तो एक डेथ पूरे स्टेट में, जहां पे हम लोग 100 डेथ हर रोज कैलकुलेट करके चल रहे हैं पूरे इंडिया में, सच 70 से 100, वो अगर एक पूरा स्टेट हमको कहे पूरे साल भर में एक डेथ हुई तो साहब वी फील वेरी हैप्पी कि आपके योगदान से हमारी पूरी मानव जाति को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, उमेश साहब, ये कुत्ते काटने के बाद कुत्ते को हम ऑब्जर्व करते थे पहले, पिछले कितने दिन तक ऑब्जर्व करना हो उसकी बिहेवियर? वो कहते हैं कि 10 दिन तक अगर वो ठीक है तो फिर बाकी वैक्सीन नहीं लगानी है। जस्ट तसल्ली होती है लोगों को, अगर 10 दिन तक वो कुत्ता ठीक है तो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली वी फील बेटर। नहीं, वो अच्छा है। यदि 10 दिन तक कुत्ते को कुछ नहीं होता है तो दैट इज ए प्रोटेक्शन। नॉन रेबिड वी कैन नॉट वेट फॉर नो, आई नो वी डोंट, हमें लगाना ही है इंजेक्शन। नहीं, वही सर जी मेरी बात ही को दोबारा बता रहे हैं। तो मतलब 10 दिन, क्योंकि वो उसकी जो स्टाइल है वैक्सीन की वो भी एक 14 दिन की भी आती है, तो कुछ लोग इस चीज़ को मान के चलते हैं कि सिर्फ 10 दिन तक अगर कुत्ता जिंदा है तो वो 3 जो डोज आप लगा रहे हैं वो काफ़ी है और उसके बाद 4थी और 5वीं डोज नहीं लेनी है। उसके बारे में क्या ख्याल है? वो ठीक है, वो ना लें, पर जब अब तो 5 डोज IM में भी नहीं लग रहे हैं। देखो ID में 3 लगते हैं, वो लग चुके होंगे तब तक। नंबर 2 जो IM में 4 लगते हैं, तो वो जब 3 लगा ली तो चौथा भी लगा लो। ठीक है, बट उससे अगर हम लोग कुछ वो
क्लैरिटी हो जाती है। नहीं, वो अगर रेबिट का जो पॉसिबल कुत्ता है, जैसे हम डाउट कर रहे हैं, वो अगर 10 दिन तक ठीक है, जिंदा है, तो फिर उसको रेबीज नहीं है, कि हमको सेटिस्फेक्शन सा हो जाता है। सेटिस्फेक्शन है। दैट्स अ गुड थिंग साहब। ये जो वैक्सीन से और कितने दिन तक हम काम का जो छोड़ के घर पे बैठना पड़ता है अगर कुत्ता काटने के बाद? नहीं, वैक्सीन लेने के बाद इसमें तो जरूरत नहीं कोई है। रिएक्शन यू कैन स्ट्रेन एंड डू योर हार्ड वर्क हाँ, आल्सो। यस, वो No जो issues. पुरानी धारणा थी गर्म टीके होते हैं, ये खाओ वो मत खाओ, ये पियो वो मत पियो, वो ऐसे कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल नॉर्मल सेल कल्चर वैक्सीन है। हाँ तो जी। जैसे और वैक्सीन लगती है वैसे ये भी है, इसमें कोई परहेज अपने काम नहीं कर है। सकते हैं। हाँ, अपना काम। वेरी गुड। और अगर ये जो कुत्ता ने काटा है, इसको हम लोग ज़्यादा कट गया है, दूर दूर से मतलब स्किन हो रही है, तो उसको हम लोग सर्जिकली स्टिच करना कितना ठीक होता है, नहीं होता है? देखिए मतलब ऐसे तो ये एक तरह से मना है कि नहीं उसको टच करना है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा गैपिंग वुंड है तो हम अच्छी तरह से इन्फिल्ट्रेशन के बाद गिव इट टाइम फॉर डिफ्यूजन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको टाइम दो, और जितना आप डिले कर सकते हो क्लिनिक बंद करने से पहले पहले उतना डिले करो, उससे बीच में एक सेंट्रल स्टिच आप लगा सकते हैं। अच्छा, सो दैट टू फेस द मार्जिन। सिर्फ थोड़ा सा बना। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साहब की एंटीबायोटिक का क्या रोल है एक रेबीज या कुत्ते काटने के वुंड के लिए? नहीं, ये बड़ा जरूरी रोल है। एंटीबायोटिक और टेटनस का जो इंजेक्शन है वो दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बाइट है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और बेसिलाई देखे गए हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स और टेटनस टॉक्साइड का रोल बिल्कुल है उसमें, वो जरूरी है। एंड वुंड जो क्लीनिंग है, कितने दिन तक, कितनी देर तक वो क्लीनिंग करते रहना आप एडवाइस? कुछ लोग तो कहते हैं, मुझे सुना है कि सर तब तक क्लीन करते जाते हैं कि पूरी साबुन की जो बट्टी है वो खत्म ना हो जाए, एंड वो 10-15 मिनट तक कंटिन्यूअस फ्लो के नीचे रहना चाहिए। क्या आपका भी ऐसा इसकी जो मानना है? गाइडलाइन है वो तो यही है कि 15 मिनट तक बहते पानी के नीचे जख्म को रखो, हाँ हाँ, फिर उसके बाद उसको साबुन से झाग बना के लगभग 10-15 मिनट फिर लगी क्लीन करो, हाँ जी। और उसके बाद एंटीसेप्टिक लगाओ। तो दैट इज द बेसिक जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट एड। ओके। आपने आज ये डिस्कस किया था कि वो एक लेडी डॉक्टर, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उसने रेबीज़ का वैक्सीन नहीं लिया है। किस किस जगह में आप एडवाइस करोगे कि अगर वैक्सीन ना ली जाए या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ऐसा कुछ है, HIV पॉजिटिव है या डायबिटीज़ है, आपकी क्या राय होगी? नहीं, देखिए रेबीज 100% फेटल है, हाँ जी। इसका Life is कोई more भी important. कंट्राडिक्शन नहीं, लेना ही लेना है। कोई भी चाहे कुछ भी है, जो भी कंडीशन हो, उसको रेबीज वैक्सीनेशन करानी ही करानी है। दैट इज Life is more बट दैट important डॉक्टर फॉल्टेड कि मैं मेरे कुत्ता वैक्सीनेटेड, तो शी फॉल्टेड, शी शुड हैव टेकन इट। प्रेगनेंसी में वैक्सीन लेने का कोई प्रेगनेंसी एंड द बेबी नहीं, उसमें कुछ नहीं होता हाँ जी। प्रेगनेंसी में। और ठीक है, हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन से रिएक्शन होता था, लेकिन अब तो इम्यूनोग्लोबुलिन सिर्फ घाव में लगाते हैं तो उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन की तो इसलिए वो अब जरूरी है मेरे वैक्सीन। ख्याल से लेना जरूरी है। बहुत Take अच्छा home मैसेज message है, आज जी। ये है कि यूजुअली हम लोग प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 वैक्सीन बताते हैं, Tdap और DTaP प्लस एक फ्लू शॉट, और उसके अलावा कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती है आइडियली। लेकिन अगर रेबीज़ की पॉसिबिलिटी है तो आपको रेबीज़ का वैक्सीन एज वेल एज इम्यूनाइजेशन बहुत लेना ज़रूरी है। आई थिंक ये एक मैसेज आज हमारे इस चैनल और इस प्रोग्राम के द्वारा जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बार कुत्ते ने काट लिया, फिर उसके बाद कुत्ता डिसअपियर हो गया और आपने ये वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों लगवा लिए हैं, एक माँ बाप के लिए उसके बाद भी चिंता होती है। तो आपका क्या राय है कि क्या एक माँ बाप या जो एक हस्बैंड वाइफ जो भी, अब वो स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं अगर उन्होंने करेक्ट टाइम पे डोज लगवा ली? नहीं, इसमें एक तो है करेक्ट टाइम पे डोज लगाना और एक है करेक्टली लगाना। यदि वो ठीक से लगा है सब कुछ, इम्यूनोग्लोबुलिन इन्फिल्ट्रेशन ठीक हुई है, वैक्सीनेशन ठीक हुई है, तो इट इज 100% सेफ, 100% प्रोटेक्टिव ऑल्सो। और दूसरी बात ये है कि यदि दोबारा डॉग बाइट हो जाए तो हम ये कहते हैं एक बार टीके लग गए, दोबारा डॉग बाइट हो गया, तो कम से कम 3 महीने तक कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वुंड वॉश करो। ओके, नो मोर वैक्सीनेशन। और 3 महीने से लेकर लाइफ लॉन्ग यदि दोबारा बाइट हो गया तो इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगेगी, सिर्फ बूस्टर डोज लगेंगे। ओके, तो वो एक इंजेक्शन से तो चल इसलिए हम बोलते हैं कि जिन घरों में कुत्ते हैं वो अपने बच्चों को पहले ही से प्री वैक्सीनेशन करा लें, करवाना, ताकि कुत्तों वो के साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन साथ। लगाने की जो है वो दिक्कत 3 ना हो। डोज वही आप जो 037 037 भी है, और जो नया WHO प्रोटोकॉल है 07 का, 2 डोजेज इंट्राडर्मल ऑन डे 0 and 7, दैट्स बस, दैट इज एनफ।
That is it. आई थिंक मैं I think कुछ ये- चीजें मुझे ओपनली बोलनी चाहिए, आज ही जाकर के अपने बच्चों को पहले लगाऊंगा। कहते हैं साहब कि डॉक्टर बहुत बुरे पेशेंट होते हैं बिल्कुल, कि वो पूरी दुनिया का ख्याल रख लेते हैं, अपने घर का नहीं रखते, तो दैट इज वन बिग पॉइंट। तो आज वो हमको जानना चाहिए। सर कोई एल्डरली पॉपुलेशन के लिए कोई इसका डिफरेंट रहता है या कुछ और हमको सोचना रहेगा कि सेम डोजेज आर किसी के लिए? सबके लिए सेम, एनी पॉपुलेशन द प्रोटोकॉल इज सेम। प्रोटोकॉल एनी चाहे 1 साल का बच्चा है, चाहे वो 90 साल का बूढ़ा है, द प्रोटोकॉल इज सेम। बस इम्यूनोसप्रेशन नहीं होना चाहिए। यदि हमें लगता है इम्यूनो डेफिशिएंट है तो हम 1 or 2 doses ऑफ वैक्सीन वी गिव एडिशनल। हाँ, दो ज्यादा देंगे। न्यूरोलॉजिस्ट आई हैव वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन हाँ। कि क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट्स है, पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है, ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेस्ड है, उन लोगों का प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, यदि इम्यूनोसप्रेशन